वेलकम टू ध्यास क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास के अंतर्गत यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का ये अध्याय 1 होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे पर आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो भारत में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आपको व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो यहाँ ये आपको मौखिक अगर हम इस लाइन से ये भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो भारत कब आए थे। तो 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में आपको वो भारत आए थे। किस रूप में ब्रिटिश आपको भारत आए थे? तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश जो थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आए थे। तो अब आगे की यहाँ लाइन है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में विस्तृत रूप से व्यापक रूप से आपको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक रूप से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी देखिए, चूंकि कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, मतलब शुरुआत में जब 1600 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक 1765 ईस्वी तक कंपनी जो थी सिर्फ और सिर्फ व्यापार कार्यों पर ध्यान केंद्रित की हुई थी, सिर्फ और सिर्फ व्यापार केंद्रित कर रही थी। लेकिन 1765 लेकिन वो देखिए धीरे धीरे करके यहाँ भारत में ना सिर्फ व्यापार करने बल्कि एक क्षेत्रीय संप्रभुता, मतलब क्या बोलते हैं, क्षेत्र का शासक बनने का भी प्रयास करने लगा। तो 1765 ईस्वी में आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिए। तो यहाँ ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त कर लिया? 1765 ईस्वी में आपको प्राप्त कर लिया। दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार, दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय का अधिकार उसने प्राप्त कर लिए थे। तो यहाँ ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो ब्रिटेन थे वो 16 ईस्वी, भारत में जो ब्रिटिश थे वो आपको 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उसको महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में आपको व्यापक रूप से बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था कि वो व्यापार भारत में कर सकता था। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि शुरुआत में जब वो 16 ईस्वी में भारत आए तो कुछ 100 वर्षों तक, वो पहले जो 100 वर्ष आपको थे 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक में वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार केंद्रित रहा। वहाँ पर व्यापार, भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे करके उसने क्या किया, भारत में अपना शासन स्थापित करने लगा, अपनी संप्रभुता, अपना जो अधिकार होता है उसने स्थापित करना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ के लोगों को हटाना शुरू कर दिया। तो 1765 ईस्वी में इसी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार उसको प्राप्त हो गया। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। तो यहीं से जब आपको 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गया, तो वहीं से वो भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बन गया, क्षेत्रीय राजा, क्षेत्रीय शक्ति मतलब क्षेत्रीय शासक बन गया। किसी क्षेत्र विशेष का वो पूरी तरह से शासक, उस क्षेत्र का मालिक वो हो गया, उसकी अनुमति बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो वह उस क्षेत्र का भी आपको 1765 ईस्वी जैसे ही उसको आपको दीवानी मिल गया, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गया, तो वो क्या करने लगा, तो वो एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में आपको बनने की प्रक्रिया उसका आरंभ हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिला? तो 1765 ईस्वी आपको उसको मिल गया, 1765 ईस्वी में उसको मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिला? तो 1765 ईस्वी में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गया। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन ये होगा, अंग्रेजों का आपको क्षेत्रीय शक्ति की बनने की प्रक्रिया किस वर्ष से आपको प्रारंभ हो गया? तो 1765 ईस्वी से आपको प्रारंभ हो गया था। 1858 सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, अब देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह आपको 1858 ईस्वी में आपको हुआ। तो सिपाही विद्रोह के परिणाम से 1858 आपको सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश को सम्राट जो थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, मतलब ताज को अंग्रेजी में बोलते क्राउन, क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया था। और जब आपको सिपाही विद्रोह हुआ था भारत में, तो आपको मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक पक्ष के रूप में था, दूसरे पक्ष के रूप में आपको भारत के शासक, भारत के सभी लोग उसमें शामिल थे। फिर 1858 सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उसने अपने हाथों में भारत के शासन को उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से शासन छीन के अपने हाथों में से ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया। यह शासन ब्रिटेन की महारानी ने यह शासन 15 अगस्त 1927 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अनिवार्य रूप से जारी रहा। मतलब 1858 ईस्वी के बाद जो था वो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहा, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मालिक था, मतलब जो महारानी एलिजाबेथ थी, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसके हाथों में वो शासन चला गया।
अब यहाँ पे आपको है कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस, जब भारत को आज़ादी मिल गई, तो भारत को जब आज़ादी आज़ादी मिल गई, इतनी बड़े देश को चलाने के लिए भारतीय को आपको संविधान की आवश्यकता महसूस, उसको लगा कि संविधान बनाना चाहिए, संविधान का निर्माण करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को अच्छे तरीके से चला सकें। यहाँ उसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। मूल रूप से अगर मूल रूप से बोले तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में आपको किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो आपको 1946 संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। और आपको संविधान सभा आपको क्वेश्चन ये पूछा गया संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में आपको किया गया। तो मूल तौर पे ये कहिए कि संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। आपको देखिए फिर आपको संविधान पूरी तरह से आपको संविधान पूर्ण रूप में अस्तित्व में कब आया था? संविधान जब अस्तित्व में आया तो 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में ये आया था। इसमें से देखिए ये कि आपको संविधान की बहुत सारी विशेषताएँ जो आपको ऐसे, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएँ, जो बहुत सारे नियम, विशेषता मतलब नियम कायदे जो आपको वो ब्रिटेन की शासन से ग्रहण की गई। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएँ जो आपको ब्रिटेन की शासन से ग्रहण की गई है। की गई ताकि ब्रिटेन शासन में जो कोई घटनाएँ घटी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन विधिक रूपरेखा निर्मित की है। तो देखिए हमारे जो आपको राज्य व्यवस्था जो नियम है, बहुत सारे नियम जो आपको नियम कायदे वो आपको ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से लिया गया है। वो हमारे संविधान और राजतंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। इन सभी घटनाओं ने हमारे जो आपको संविधान और जो राजतंत्र, हमारे जो नियम कायदे उन पे काफ़ी प्रभाव छोड़ा है। अब देखिए चूँकि हम इन सभी का आपको एक तो आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अध्ययन हम आपको कंपनी का शासन जो आपको रहा वो आपको 1777 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। कंपनी का जो शासन रहा वो 1777 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। तो ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको ये पूछा जा सकता है कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो कंपनी का शासन आपको 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। उसके बाद कि कंपनी के शासन के बाद कंपनी का जो मालिक है, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उसने ब्रिटेन के सम्राट का शासन कब से कब तक रहा? ब्रिटेन के सम्राट का शासन आपको 1858 से लेकर 1927 ईस्वी तक रहा। 1947 तक रहा। 1947 मतलब 1858 से लेकर 1947 मतलब 1947 ईस्वी तक रहा। तो कंपनी का शासन आपको 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। और सम्राट का जो शासन रहा वो आपको 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपनी के शासन को पढ़ेंगे। कंपनी का जो शासन है 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर देखते हैं कंपनी का देखिए सबसे पहले आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ देखिए एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जो चीज़ आपको गलत लिखा है, यहाँ पर 1973 लिखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे देखिए 1973 नहीं, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 1773 होना चाहिए। इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1773 होना चाहिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपनी के जो शासन अंतर्गत जो सबसे पहला काम हुआ वो आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको, इसको हम देखते हैं। तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? कंपनी का शासन आपको 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक का रहा है। आपको सबसे आपको यहाँ पर 1773 ईस्वी का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। इस 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, काफ़ी महत्वपूर्ण था संवैधानिक दृष्टि से। और इसमें आपको कई सारी विशेषताएँ आपको जुड़ा हुआ ये था। देखिए इसमें सबसे पहले काम क्या किया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार उठाया गया पहला कदम था। इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटरी एक्ट था, इसके अंतर्गत ये किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तब देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का कौन सा कदम था? ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने को उठाया गया पहला कदम कौन सा था? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग या नियामक अधिनियम लाने का था। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग या नियामक अधिनियम जो लाने का था, उसी का दौरान आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार उठाएगा पहला कदम था। तो ब्रिटिश सरकार उठाएगा पहला कदम कौन सा था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए? तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार उठाएगा पहला कदम को 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाना था। तो 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना शुरू कर दिया।
इसके बाद आपको देखिए इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार आपको क्या हुआ कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपको पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस एक्ट के द्वारा पहली बार आपको मिला, तो वो आपको मिला 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या रेगुलेटिंग एक्ट को भी हम बोलते हैं नियामक अधिनियम बोलते हैं। एक्ट मतलब तो अधिनियम और रेगुलेटिंग मतलब तो नियामक होता है। तो आपको 1773 ईस्वी के आपको रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट या किस अधिनियम के द्वारा आपको रखा गया था। तो आपको 1777 ईस्वी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपको भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब देखिए 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का आपको निम्नलिखित विशेषता, इसके निम्नलिखित नियम थे। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला आपको यहाँ पर नियम है कि इस अध्ययन द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो मतलब इस अध्ययन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं उसकी सहायता के लिए मतलब इस बंगाल के गवर्नर की सहायता के एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो आपको देखिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो पहली बात, इसकी पहली विशेषता 1770 ईस्वी के अधिनियम की पहली विशेषता तो आपको ये थी कि इसके द्वारा आपको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बस इसमें क्या हुआ, जनरल शब्द जुड़ गया। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं उसकी सहायता के बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्य मतलब 4 सदस्य 4 व्यक्तियों वाले कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके दौरान आपको क्या पहला जो सबसे पहली जो गवर्नर आपको जनरल थे वो आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको ये पूछा जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अब इसकी दूसरी विशेषता 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का दूसरी विशेषता आपको ये था कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंशियल गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या खास बात है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है। इसकी दूसरी विशेषता 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी विशेषता आपको ये है कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। जबकि इससे पहले मतलब 1777 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जितने भी प्रेसिडेंसी थे, जितने भी मतलब प्रेसिडेंसी मतलब राज्य या जो प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, उन सभी के जो गवर्नर थे वो एक दूसरे से अलग था। उनका एक दूसरे से वो अलग थे, एक दूसरे से अधीन नहीं रहते थे। लेकिन अब जब 1777 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तब क्या किया गया, जो मद्रास और जो बम्बई है, जो उस समय के जो मद्रास और बम्बई थे, उनके जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे या उनके अधीन ला दिया गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। तो आपको मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया। तो आपको देखिए 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपको मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया। तो आपके यहाँ भी एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि आपको मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस एक्ट के द्वारा लाया गया। तो आपको 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंशियल गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पहले मतलब 1777 ईस्वी से पहले जितने भी गवर्नर थे, जितने भी प्रेसिडेंसी गवर्नर थे, वो एक दूसरे से अलग थे। अब इसकी तीसरी विशेषता पर हम चलते हैं। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि इस अध्ययन मतलब ये आपको हो गया कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट का, इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपको सबसे पहली बार कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब कुल मिला के 4 आदमी हो गए। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब ये एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि कलकत्ता में किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम आपको उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में पहली बार आप उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया? 1774 ईस्वी में आपको किया गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन ये भी आता है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको 1774 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या आप इसी बोल सकते हैं 1774 ईस्वी का नियामक अधिनियम के द्वारा भी होता है। नियामक अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में पहली बार 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ देखिए, इसके बाद आपको चलते इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब 3 अन्य न्यायाधीश उनकी सहायता के लिए थे। इस 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की चौथी विशेषता आपके यहाँ इस प्रकार आपको है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, उनको निजी व्यापार करने, पर्सनल खुद से वो कोई व्यापार करने के लिए और भारतीय लोगों से रिश्वत अथवा उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। तो आपको 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार करने, मतलब पर्सनल को कोई बिजनेस नहीं कर सकता, व्यक्तिगत रूप से वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस करने और भारतीय लोगों से कोई रिश्वत या उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, नियामक अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आते हैं 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का 5वां विशेषता है क्या, उसको देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी अधिनियम के द्वारा 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के दौरान 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या? कंपनी की गवर्निंग बॉडी, मतलब कंपनी गवर्निंग बॉडी मतलब जो कंपनी का शासन व्यवस्था वहाँ हाथ में लाके चलाए। तो कंपनी गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी गवर्निंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, यहाँ भी कुछ नहीं बनाया, किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी? 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, मतलब कंपनी गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से कंपनी पर पूर्ण रूप से उसका सख्त नियंत्रण हो गया था, नियंत्रण काफ़ी सशक्त हो गया था। और इसमें एक खास बात ये कि इसने भारत में इसके मतलब कंपनी के द्वारा भारत में जो व्यापार किया गया, जो भी राजस्व और नागरिक और सैन्य मामले थे, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य बना दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा 1773 एक्ट के द्वारा जब आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कंपनी गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, तो उस एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया कि इस कंपनी की जितनी भी आपको भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले होते हैं, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य होगा, मतलब ब्रिटिश सरकार को देना ही होगा। अब हम आगे यहाँ पे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपको है, इसके आगे आपको अगला जो आपको एक्ट यहाँ पे आपको वो है 1781 ईस्वी में 1781 का संशोधन अधिनियम देखते हैं। मतलब 1781 ईस्वी का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 मतलब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 1781 का संशोधन अधिनियम आप देखते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम हम यहाँ देखते हैं। इसमें क्या खास बात कहा गया है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को, उनकी कुछ ना कुछ उसमें दोष था। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कुछ ना कुछ उसमें दोस्त, उनकी खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1781 ईस्वी में लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब क्या? देखिए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या 1781 का संशोधन अधिनियम को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, मतलब बंदोबस्त कानून कहा जाता है। तो ये जो आपको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मतलब 1773 ईस्वी का नियामक अधिनियम में जो खामियां था, जो दोष थी, जो बुराइयां थी, उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया था, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए, 1781 ईस्वी का जो अधिनियम था, जो संशोधन अधिनियम, उसी को क्या बोलते? उसी को बंदोबस्त कानून, जैसे अंग्रेजी में बोलते एक्ट ऑफ बंदोबस्त को अंग्रेजी में बोलते सेटलमेंट। तो बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 ईस्वी में। इसी एक ही मतलब संशोधन 1781 का संशोधन अधिनियम को ही क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ, आपको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं।
तो आपकी ये इसका उद्देश्य था 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग मतलब नियामक अधिनियम 1773 का 1777 ईस्वी के नियामक अधिनियम की खामियों को, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने आपको 1781 ईस्वी में एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या 1781 का संशोधन अधिनियम लाया, जिसे कि 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम को क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ अंग्रेजी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। अब देखिए 1781 ईस्वी का जो संशोधन अधिनियम उसकी आपको कई सारी विशेषताएँ हैं, तो हम उन सब विशेषताओं एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहली विशेषता इसकी 1781 ईस्वी के एक्ट की 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम एक्ट की सबसे पहली विशेषता जो आपके यहाँ पर है, वो आपको ये है, इस कानून ने गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। इस 1781 ईस्वी का जो आपको संशोधन अधिनियम की पहली विशेषता थी, वो ये विशेषता थी कि इसने गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों को जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था क्या है, 1781 का संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि कानून ने गवर्नर जनता काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। कंपनी ने क्या किया, इसमें जो आपको था, इस कानून में ये व्यवस्था कि गवर्नर जनता काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के मतलब कार्यों के लिए, उनके ऐसे कृत्य अर्थात कार्यों के जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब क्या, जो भी गवर्नर जनरल था, जो काउंसिल के सर्वोच्च जो काउंसिल था, मतलब जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल था, और जो आपको उसी कंपनी के सेवक था, उन सभी के ऊपर आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर आ गया। अब दूसरा इसकी विशेषता 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम का दूसरी विशेषता आपको ये था कि इस कानून ने आपको 1781 ईस्वी के संशोधन कानून के द्वारा आपको कानून में क्या हुआ, राजस्व संबंधी मामले था, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इसमें बात ये आपको क्या हुआ कि 1781 संशोधन अधिनियम ये आपको हुआ कि सबसे पहले आपको देखिए, कंपनी गवर्नर जनरल को काउंसिल को और जो आपको कंपनी के सेवक थे, उनको क्या सबसे बाहर कर, साथ ही साथ क्या कर गए, तो आपको उसी दुश्मनी जितने भी मामले होता है, राजस्व वसूली जो होगा क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो वो आपको राजस्व संबंधी कोई भी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता था, उनका कोई अधिकार उस पे कोई भी फैसला नहीं दे सकता था। और राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली पे कोई उससे जुड़े किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला नहीं दे सकता था। इन सभी राजस्व संबंधी मसले को और राजस्व वसूली को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ये उसकी दूसरी विशेषता थी। तो आपको 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम की दूसरी विशेषता ये थी कि राजस्व संबंधी मामलों को तथा राजस्व वसूली से जुड़े इस मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। अब तीसरी इसकी विशेषता को हम देखते हैं, इसकी तीसरी विशेषता क्या थी? इस कानून की मतलब 1781 संशोधन अधिनियम की तीसरी विशेषता आपको ये थी कि इस कानून के द्वारा कलकत्ता अर्थात कोलकाता, पहले कलकत्ता आप कोलकाता बोलते हैं, तो कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करें। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है कि 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया कि कलकत्ता में के जितने भी निवासी हैं, कलकत्ता में जो भी लोग रहते हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। और इसने यह भी व्यवस्था बनाई कि जो भी न्यायालय है, वो आपको हिंदुओं के निजी कानून से और मुस्लिमों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करेंगे। मतलब हिंदुओं के जो निजी कानून थे, वो जो निजी नियम थे, उनके अनुसार हिंदुओं के फैसले तय होंगे, और मुसलमानों के जो निजी कानून या निजी नियम होते हैं, तो उनके हिसाब से मुसलमानों के फैसले तय होंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको प्रश्न बनेगा कि किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के नागरिकों को कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया है। तो आपको 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 1781 का संशोधन अधिनियम के द्वारा ही कलकत्ता के जो निवासी थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया गया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो आपको हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं के फैसले तय करें और
मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले को तय करेंगे, तो ये आपको 1781 ईस्वी के संशोधित अधिनियम के द्वारा ही आपको ऐसा व्यवस्था किया गया। अब आते हैं 1781 अधिनियम 1781 का संशोधित अधिनियम की आपको चौथी विशेषता को देखते हैं। इसकी चौथी विशेषताएँ क्या है? इसकी चौथी विशेषताएँ जो आपको है वो आपको है इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा भी गया है, तो किस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम में ही 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम में ही यह व्यवस्था किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो। अब हम आपको पाँचवीं यहाँ पर आपको चलते हैं 1781 की पाँचवीं विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी पाँचवीं विशेषताएँ क्या है। इसकी पाँचवीं विशेषता आपको यहाँ पर है इस कानून में गवर्नर जनरल इस काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। तो 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के अधिकृत किया गया। मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या किया गया, प्रांतीय न्यायालय जो प्रांत मतलब जो राज्य में न्यायालय होते थे उस समय के जो प्रांत में जो न्यायालय होंगे और जो काउंसिल उनके संबंध में उनके लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार इसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया। तो काउंसिलों का मतलब ये हो गया प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं द काउंसिल प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल आपको यहाँ पर हो गया। चूँकि ये व्यवस्था आपको इस कानून में 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था किया गया कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के अधिकार के लिए आपको अधिकृत किया गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने का अधिकृत किया गया। तो वो आपको किया गया 1781 ईस्वी का 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, या ऐसे ही बोल सकते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 1781 के द्वारा ही ऐसा किया गया था। अब इसकी यहाँ पर ये हो गया फिनिश। अब आते हैं दूसरा एक्ट आपको यहाँ पर जो है दूसरा एक्ट आपको यहाँ पर 1786 ईस्वी का अधिनियम 1786 ईस्वी का अधिनियम एक्ट 1786 ईस्वी का अधिनियम। तो 1786 ईस्वी का अधिनियम इसको हम देखते हैं इसमें क्या खास बात कहा गया है। तो देखिए 17 आपके यहाँ पर देखिए 1786 का अधिनियम देखिए यहाँ पर 1786 का अधिनियम यहाँ पर देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 1786 का अधिनियम मतलब क्या 1786 ईस्वी का आपको अधिनियम देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। देखिए 1786 में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था। 1786 ईस्वी में ही बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? 1786 ईस्वी में नियुक्त किया गया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है छोटे छोटे एग्जामों में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? तो 1786 ईस्वी में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अधिक उसने यह पद स्वीकार करने की 2 शर्तें मांग रखी। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं किस गवर्नर जनरल ने अपने पद को स्वीकार करने की 2 शर्तें मांग रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ये गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने को 2 शर्तें या मांग रखी थी। पहली शर्त उसने रखी थी उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। देखिए इसकी पहली शर्त क्या थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की पहली शर्त ये थी गवर्नर जनरल के पद को प्राप्त बनने के लिए उसकी पहली शर्त ये थी उसे विशेष मामलों कोई खास मामलों में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। दूसरा बात क्या था कि दूसरा आपको इसकी शर्त ये था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। तो दूसरा उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा शर्त ये था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। मतलब आप 1786 ईस्वी के अधिनियम से क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल बन के आए तो उसको सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। मतलब वो कमांडर इन चीफ भी अब बन के आ गए चूँकि इसमें ये शर्त आपको जुड़ा हुआ था पहले से ही। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तें कौन-कौन सी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्त आपको ये थी कि पहली शर्त उसको ये था कि वो उसको विशेष मामले कोई खास मामले में वो काउंसिल के निर्णयों को
बदल सकता था या उसके निर्णय को वह नहीं मान सकता था, ठीक है? और दूसरा इसका शर्त ये था कि उसको सेनापति तथा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो उपरोक्त शर्तों को 1786 कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया थी। ये जो आपको 9 शर्त है उसको 1786 कानून के प्रावधानों में आपको जोड़ा गया। 1786 का जो आपको कानून प्रावधान हुआ तो उसमें इन शर्तों को आपको जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे आपको आगे हैं 1797 ईस्वी का चार्टर कानून अधिनियम यहाँ पे देखिए, आपको आगे इस आपको 1793 का चार्टर कानून मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चार्टर कानून आपको देखिए, तो इसमें आपको क्या खास आपको कहा गया है कि इस कानून की निम्नलिखित विशेषता है। 1797 ईस्वी का चार्टर कानून की निम्नलिखित विशेषताएँ तो इसमें क्या आपको कहा है? तो पहली विशेषता इसमें आपको ये थी कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंशियल गवर्नर तक विस्तारित कर दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1793 ईस्वी चार्टर कानून या चार्टर एक्ट 1797 जो है उसमें ये व्यवस्था किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो आपको काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति अधिभावी शक्ति दी गई, तो उनको भविष्य के सभी गवर्नर जो भी इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उन सभी को गवर्नर जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। तो इसने आपको ये अधिकार दिया कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य में के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंशियल के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल आएंगे और प्रेसिडेंसी मतलब जो प्रांत या राज्य के जो गवर्नर आएंगे उन सभी को ये अधिकार होगा कि वो अपनी काउंसिल की बात को नहीं मानेंगे और वो अपने प्रांत के अपने चीज़ों को वो सेनाधिकारी भी होगा और सेनापति भी आपको होगा। ये आपको इसमें विशेषता की गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा, तो एक्ट के द्वारा किस एक्ट के द्वारा आपको चूँकि आपको किस एक्ट के द्वारा काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंशियल गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया, तो आपको 1797 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा आपको ये सब विस्तारित कर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है कि आपको आगे यहाँ पे आपको है कि इसने आपको इसकी 1797 ईस्वी 1793 के चार्टर की दूसरी विशेषता आपको ये है कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको है 1797 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1797 चार्टर अधिनियम चार्टर एक्ट ऑफ 1797 में देखिए क्या इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तो 1797 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही यह व्यवस्था किया कि गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार जो भी होगा उनके ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया किस एक्ट के द्वारा पूछा जा सकता है किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास शक्ति प्रदान की, तो वो आपको एक्ट था का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही आपको गवर्नर भारत पर इसने अधिकार को 20 वर्षों को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अगले 20 वर्षों तक आपको भारत में व्यापार कर सकता है, अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकता है। इस एक्ट के द्वारा 1797 चार्टर एक्ट के द्वारा ही आपको व्यापार के एकाधिकार कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब आते हैं इसकी चौथी विशेषता को देखते हैं। तो चौथी विशेषता आपको यहाँ पर 1797 ईस्वी का जो आपको चार्टर अधिनियम इसकी चौथी विशेषता आपको यहाँ पे है कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर देखिए इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसकी चौथी विशेषता 1797 ईस्वी चार्टर अधिनियम की चौथी विशेषता यह थी कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। तो पहली ये शर्त थी कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता जो थी उसको समाप्त कर दिया गया बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। तो अब यह क्वेश्चन ये बना हो सकता है कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, किस एक्ट के द्वारा उसको समाप्त किया गया था, अनिवार्यता किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था, तो आपको 1797 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही समाप्त किया गया था।
अब 1793 ईस्वी के चार्टर अध्ययन की 5वीं विशेषता आपको यहाँ पे ये है कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक विशेषता ये आपको व्यवस्था क्या आ गया कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन होगा कि देखिए किस एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य होंगे तथा उनके जो कर्मचारी होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके जो कर्मचारी होंगे, उनको भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। तो ये आपको 1797 ईस्वी के चार्टर अध्ययन के द्वारा ही 1797 ईस्वी के चार्टर अध्ययन के द्वारा ही ये व्यवस्था किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी उनको भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब आते हैं आपको अब यहाँ देखिए चार्टर एक्ट 1813 को देखते हैं। आज आपको चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखिए यहाँ पर इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए ये काफ़ी बार पूछा गया है कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों को खोल दिया गया। तब इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि किस कानून के द्वारा आपको भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो किस कानून के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो आपको चार्टर कानून 1813 के द्वारा ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार भारत में उनको समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय व्यापार को ब्रिटिश व्यापारियों को खोल दिया गया। तब इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार बाहर लगा। लेकिन कंपनी जो था वो चीन के साथ व्यापार कर सकता था और चाय का व्यापार भी कर सकता था। तो देखिए आपको ये काफ़ी बार पूछा गया कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो आपको चार्टर कानून 1813 के द्वारा ही कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों को खोल दिया गया। तब भी आपको कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में चाय का व्यापार कर सकता था और चीन के साथ भी वो व्यापार कर सकता था। दो व्यापार वो अभी भी कर सकता था, चीन के साथ वो व्यापार कर सकता था और चाय का व्यापार भी वो कर सकता था। अब इसके साथ चार्टर कानून 1813 की दूसरी विशेषता आपको ये है कि चार्टर कानून 1813 का दूसरी विशेषता आपको ये है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। चार्टर कानून 1813 में ये आपको हुआ कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों व ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। तो चार्टर कानून 1813 ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र जो भी कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र उन पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। तो किस एक्ट के कानून के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया, तो आपको था चार्टर कानून 1813 के द्वारा। चार्टर कानून 1813 के द्वारा ही भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों को ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। अब आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको है कि इस कानून ने मतलब चार्टर कानून 1813 ने कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। तो भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। देखिए इसकी चार्टर कानून 1813 की एक और विशेषता जो आपको यहाँ पर थी, वो तीसरी विशेषता जो ये थी, आपको तीसरी विशेषता आपको ये थी कि इस कानून ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। तो आपको की गई थी चार्टर कानून 1813 के द्वारा। चार्टर कानून 1813 के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब यहाँ पर देखते हैं आपको इसका चार्टर कानून 1813 की चौथी विशेषता, चार्टर कानून 1813 की चौथी विशेषता आपको यहाँ पर थी। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की दी। इस कानून मतलब चार्टर कानून 1813 ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच मतलब यहाँ के व्यक्तियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी।
पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था आपको यहाँ पे एक होगा, किस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार व्यवस्था की व्यवस्था दी। तो वो आपको 1813 के चार्टर कानून अधिनियम के द्वारा 1813 के चार्टर कानून के द्वारा ही आपको भारत के जो ब्रिटिश इलाका था उनमें बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। अब इसकी पाँचवीं विशेषता चार्टर का 1813 की पाँचवीं विशेषता आपके यहाँ पर है कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की। अब इसकी पाँचवीं विशेषता चार्टर का 1813 की पाँचवीं विशेषता यह थी कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकृत किया। तो कर लगाने के आपको अधिकृत किया एवं कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की। तो किस कानून के द्वारा आपको भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया एवं कर भुगतान नहीं करने पर व्यक्तियों को दंड में दंड की व्यवस्था भी की गई। तो वो आपको किया गया था चार्टर कानून 1813 के द्वारा। तो चार्टर कानून 1813 के द्वारा ही यह व्यवस्था किया गया कि भारत की जो स्थानीय सरकारें होंगी उनको व्यक्तियों पर वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति होगा उन पर कर लगाने की अनुमति दी गई एवं भुगतान नहीं करने पर व्यक्तियों को दंड की व्यवस्था भी की गई। अब चार्टर कानून 1813 के बाद यहाँ पर आपको 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट भी पिट्स इंडिया एक्ट भी आपको देख लेते हैं। देखिए 1813 के चार्टर कानून आपको इसका पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर था। ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, ये है जो कि इसको तो पहले आना चाहिए था। 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1777 ईस्वी जिससे आपको आया 1781 के बाद आपको यहाँ पर 1784 आना चाहिए। उल्टा पुल्टा क्रम कर दे यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसको देख लीजिए। देखिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट को देख लेते हैं। 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 की कमियों को दूर करने के ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी 1777 रेगुलेटिंग एक्ट 1777 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 1884 में आपको अस्तित्व में आया। ये काफी महत्वपूर्ण आपको है। वाणिज्यिक कर दिया गया। इसने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही आपको क्या हुआ कि निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नई निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो यहाँ आपको देखिए कि इसने मतलब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नई निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया। अब देखिए चूंकि आपको यहाँ पर आपको कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड जो होगा वो आपको राजनीतिक मामलों के है। और आपको निदेशक मंडल जो आपको व्यापारिक मामलों के है वो आपको व्यापारिक मामलों के लिए है। जबकि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो आपको राजनीतिक मामलों के लिए आपको है। तो निदेशक मंडल मतलब व्यापारिक मामला और नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा आपको हो गया राजनीतिक मामला। तो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। तो कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति निदेशक मंडल को किस एक्ट के द्वारा दिया गया? 1784 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही आपको दिया गया था। और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नए निकाय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट
के द्वारा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही आपको किया गया था। तो इसी एक्ट के द्वारा मतलब ये कहा गया कि इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। किस एक्ट के द्वारा आपको द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया था? तो द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ आपको 1784 ईस्वी की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही आपको किया गया था। अब आगे चलिए देखिए इसकी तीसरी 1784 ईस्वी की पिट्स इंडिया एक्ट का आपको तीसरी विशेषता आपको ये है कि इसकी तीसरी विशेषता आपको यहाँ पर ये है कि नियंत्रण बोर्ड मतलब क्या आपको राजनीतिक मामलों को जो देखता था। नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के में सभी नागरिक सैन्य सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो ये किस एक्ट के द्वारा ऐसा संभव हुआ कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दिया गया कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रित कर 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही ऐसा व्यवस्था किया गया कि इस नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दिया गया कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं इस प्रकार आपको देखते देखिए इस प्रकार ये अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण आपको है, ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है क्या कि इस प्रकार 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट आपको दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण क्या था? पहला कारण था भारत में कंपनी के अधीन भारत में भारत में आपको पहला आपको कहा कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो आपको भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। किस एक्ट के द्वारा कहा गया? तो 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कहा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू क्या था इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का? वो ये था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्यों और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा प्राप्त किया हुआ? तो वो आपको 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्राप्त हो गया। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण आपको 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आपको प्रदान किया गया। तो ये पूरी तरह से आपको स्पष्ट हुआ। 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ? तो आपको ये 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आपको आगे हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम को पढ़ते हैं। देखिए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम को क्या कहा गया है, इस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम यहाँ पर देखिए, इसमें आपको एक ब्रिटिश भारत के 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम आपको निर्णायक कदम था। तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो था वह ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक था। तो कौन सा अधिनियम आपको ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था? तो आपको 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो था वह ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक अधिनियम जो था एक निर्णायक कदम था। तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण करने में एक महत्वपूर्ण अधिनियम साबित हुआ। अब इस अधिनियम के 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है। पहली विशेषता कि इसने जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा आपको बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो वह 1781 तो सॉरी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही इसने आपको 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था इसमें यह व्यवस्था क्या है, इसकी ये विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आपको 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इसमें जो आपको वो जो भारत गवर्नर जनरल बना उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपको कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बना। और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार का अधिनियम पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया, ऐसी सरकार का निर्माण कर 1837 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं 1837 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की दूसरी विशेषता क्या है? उसकी दूसरी विशेषता आपकी ये है कि इसने मद्रास और बम्बई गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया, इस 1837 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या किया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्तियाँ उससे हटा दी, विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। मतलब कि मद्रास, यहाँ एक क्वेश्चन है कि मद्रास और बम्बई गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित किस एक्ट के द्वारा आपको किया गया था? यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि मद्रास और बम्बई गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो आपको 1837 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। 1837 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। किस एक्ट के द्वारा? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो यहाँ देखिए किस एक्ट के द्वारा पहले बनाए, मतलब 1833 ईस्वी के पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और बाद में बनाए गए 1833 के बाद में बनाए गए नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि इसकी तीसरी विशेषता आपको यहाँ पर है, इस अधिनियम की मतलब 1837 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की तीसरी विशेषता आपको यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। अब यह देखिए, अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब यह जो आपको था विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। इसके तहत आपको कंपनी के अधिकार वाले जो क्षेत्र थे वह ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए थे। चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया कि सिविल सेवकों के आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्य और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर आपको पहली बात क्या कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को पूर्ण रूप से समाप्त 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक आपको प्रशासनिक निकाय बन के रह गया था। और इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे, तो जो भी क्षेत्र आते थे, भारतीय क्षेत्र आते, उन पर आप अधिकार उन पर अधिकार ब्रिटिश राजशाही का अधिकार हो गया, या ब्रिटिश राजशाही के द्वारा जो उत्तराधिकार थे उनका अधिकार हो गया इस पर। अब चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1833 में ये आपको क्या है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, प्रयास शब्द पे आपको ध्यान देना होगा कि चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। शुरू नहीं हुआ, पर सिर्फ प्रयास किया गया। तो प्रयास किया गया, इसमें यह कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसने इस प्रावधान का विरोध किया और इस विरोध के कारण ही इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम के देते और कुछ छुटा हुआ भी है नहीं। अब देखिए आप 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम आपको 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि अगर देखा है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसमें पहली विशेषता आपको इसकी ये थी कि इसने
पहली विशेषता आपको ये थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो आपको देखिए किस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो आपको 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा ही आपको पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इसके तहत आपको परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए 6 नए पार्षद जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया है। देखिए इसके तहत आपको किस एक्ट के द्वारा आपको विधान पार्षद देखिए किस एक्ट के द्वारा आपको परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। दूसरे शब्दों में बोले तो इसने गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद गठन किया गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद गठन किया, जिसे भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो देखिए गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद अर्थात भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। तो परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। तो परिषद की ये जो शाखा जो छोटी संसद की तरह कार्य किया, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब यहाँ आपको आगे आपकी इसकी दूसरी विशेषता 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम की दूसरी विशेषता आपकी ये है, इसने सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन की। 1853 ईस्वी की आपके यहाँ पर है। 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम की दूसरी विशेषता आपको ये थी, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। मतलब मेकाले समिति का संबंध किसी हो गया, भारतीय सिविल सेवा के संबंध आपको हो गया। मेकाले समिति का संबंध भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता से संबंधित आपको हो गया। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण आपको हो गया कि 1853 ईस्वी का चार्टर सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ किया गया? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम उसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों को भी खोल दी गई। इसके लिए आपको 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो आपको देखिए मेकाले समिति की नियुक्ति भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कब किया गया था? 1854 ईस्वी में आपको किया गया था। अब आपको आगे यहाँ पर है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। तो इस एक्ट के द्वारा ये क्या, कंपनी के जो शासन था उसको विस्तारित कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद और कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसमें यह स्पष्ट कर दिया था, मतलब किस एक्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कंपनी का जो शासन है वो संसद के द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। किस एक्ट के द्वारा? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया था कि संसद और कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। अब देखिए इसकी चौथी विशेषता 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम की चौथी विशेषता आपको यह था कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम ने ये व्यवस्था आपको आरंभ किया कि प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो आपको किस एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव आपको बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो आपको जो गवर्नर जनरल की जो परिषद था जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, तो उनमें 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा, यहाँ ध्यान रखिए, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव कहाँ से किया जाना था? बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो यहाँ से आपको 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो पूरी तरह से फिनिश होता, मतलब कहिए कि आप कंपनी का जो शासन था 1753 से लेकर 1858 ईस्वी तक का, एक मिनट, कंपनी का जो आपको शासन था वो आपको 1773 था
1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक का जो था आपको अधिनियम, वो आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आता है यहाँ पे आपको ताज का शासन। ताज का शासन आता है, मतलब कि आपको महारानी, ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश सम्राट का शासन आपको आता है 1858 से लेकर 1927 ईस्वी, 1947 तक, 1927 ईस्वी तक। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।